अच्छा, अब आपके पास पेशेंट आ गया है एक्सरसाइज थेरेपिस्ट के लिए, ठीक है। तो अब आपने इसके साथ क्या करना है? सबसे पहले तो आपने पेशेंट की कंडीशन की असेसमेंट करनी है। आपने देखना है कि जी पेशेंट को मसला क्या क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ मसला है, उसकी हिस्ट्री वगैरह आपने लेनी है। इसमें आपने किन चीज़ों को देखना है? व्हाट डज पेशेंट नीड टू डू, पेशेंट को जो है वो क्या करना चाहिए। यहाँ पर उसने लिखा है व्हाट डज पेशेंट नीड टू डू, उसको क्या डेली लिविंग में क्या चीज़ें उसकी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा, जो कि नॉर्मली उस बंदे को करनी चाहिए, ठीक है। व्हाट कैन द पेशेंट डू, और क्या वो नॉर्मली कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात उसने यहाँ पर आपको बताई हुई है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर एक पेशेंट है वो मूवमेंट एक हाथ से ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो उसका एक ऑल्टरनेट पैटर्न ले रहा होता है। पीछे बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की मैंने। तो अब वो कहता है कि हमारे पास जो है वो इस चीज़ को भी हम लोगों ने गौर करना है कि अगर पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और कहीं उसको उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए वो अगर कोई और पैटर्न जो है वो देख पा रहा है, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि वो हम लोग जो है वो उसको देखें देखें। अगर आपके पास पेशेंट आता है, वो कहता है कि ना आपको पता है कि अगर एक इंजरी शोल्डर के पेशेंट को हुई है, तो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, वो अपने बालों को कॉम नहीं कर सकता, जबकि पेशेंट कह रहे हैं नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ। तो आपको उसके पैटर्न को भी असेस करना पड़ेगा कि पेशेंट कैसे जो है वो ये कर रहा है, कहीं जो है वो दूसरी मूवमेंट्स जो है वो उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आता है व्हाट इज द पेशेंट अनएबल टू डू, और पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है। पेशेंट जो है व्हाट डज द पेशेंट नीड टू डू, क्या उसको करना चाहिए, क्या वो कर रहा है और क्या वो नहीं कर पा रहा। उस दैट में से एक टोटल रिक्वायरमेंट आपने देखनी है पेशेंट की, ठीक है, वो क्या करता है, फिर आपने देखना है उसमें से वो क्या कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेस्टिंग के मेथड्स। अब ना असेसमेंट कर ली आपने, उसके बाद आपने जो है उसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग में सबसे पहले आपने किस चीज़ की टेस्टिंग करनी है? फंक्शनल टेस्टिंग करनी है। फंक्शनल टेस्टिंग नाम से पता चल रहा है आपने इसमें पेशेंट की फंक्शनल एक्टिविटीज़ को टेस्ट करना है, उसकी फंक्शन कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना है। अब फंक्शनल एक्टिविटीज़ में हमारे पास एडीएल्स आती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, और आईएडीएल्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जैसे कि ग्रूमिंग हो गया है, वॉकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ईटिंग, ड्रेसिंग वगैरह वो अगर कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने फिर इसके ऊपर वाले लेवल पे आ गया है, तो आपने देखना है कि उसकी मोबिलिटी क्या है, बेड से उठ पा रहा है कि नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। पहले हम लोग उसकी मोबिलिटी को चेक करेंगे कि वो बेड से उठ भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है अपनी। उसके बाद आपने देखना है कि उसकी जो है वो पर्सनल केयर ठीक तरह से हो पा रही है कि नहीं। उसके बाद आपने उसकी गार्डन जॉब्स वगैरह इन सबको देखना है। फिर आपने उसकी स्किल्ड मूवमेंट की तरफ जाना है कि जो स्किल्ड पैटर्न एक पेशेंट है वो नॉर्मली कर पाता था, वो अब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो जो टेस्ट होते हैं वो हम लोग जो है वो इसी बेस पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट करना। अब ये बात जो है वो रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट करने के लिए जो हम लोग चीज़, जो टेक्निक, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज गोनियोमीटर, और टेक्निक को हम गोनियोमेट्री कहते हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ना है आगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि गोनियोमेट्री करने के लिए उसने बेसिक पैटर्न बताया, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। पेशेंट को आपने पहले जो है वो रेस्ट पे लेके आना है, ठीक है। उसकी पोजीशन जो है वो आपने कंफर्टेबल रखनी है, उसको नॉर्मल मूवमेंट का पैटर्न आपने टीच करना है। उसके बाद जो भी मसला आप चेक करें, इट शुड बी रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, ताकि जो है वो मूवमेंट आसानी से परफॉर्म हो जाए। आपने जो है वो अदर मूवमेंट्स के बारे में आपने ख्याल रखना है कि कोई और मूवमेंट जो है वो पेशेंट ना मूव कर रहा हो, एसेसरी मूवमेंट्स या कुछ भी ऐसे, इन सब चीज़ों के बारे में आपने जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने अगर एक ज्वाइंट मूव कर रहा है, तो आपने फॉर एग्जांपल एंकल की बात कर रहा है वो और नी की बात कर रहा है, सो आपने नी के ऊपर मौजूद मसल्स को रिलैक्स रखना है अगर आप एंकल को चेक करें, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है वो टिकिंग मूवमेंट्स, ट्रिकी जो है वो मूवमेंट्स इसके अंदर, ट्रिक मूवमेंट्स जो है इसके अंदर प्रोड्यूस ना कर। मुझे एग्जैक्ट इन मूवमेंट्स का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रिक मूवमेंट्स ही इनको हम कहेंगे, कि जो दूसरे मूवमेंट जो है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे मसल्स। एक मसल अगर नॉर्मली वर्क नहीं कर पा रहा, तो दूसरे कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो उस मूवमेंट को जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पैटर्न को, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, आपने चेक करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि ROM हर पेशेंट की सेम नहीं होती। एक स्टैंडर्ड रेंज तो आपको दे दी है, लेकिन हर पेशेंट के लिए सेम नहीं होती है। सो आपको जो है ये चीज़ भी सोचनी है कि आपने जो है वो उसी पेशेंट का कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब भी चेक कर लेना है, यानी अगर राइट साइड की आप चेक कर रहे हैं तो आपने लेफ्ट साइड को भी चेक कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए, दोनों का आप कंपेरिजन जो है वो एक बना लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट आते हैं पेशेंट की न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, ठीक है। और ये बड़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, यानी मैंने आपको पीछे भी बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोटर यूनिट एक्टिविटी। नंबर ऑफ मोटर यूनिट एक्टिवेशन का क्या मतलब है, मसल की न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी क्या है ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये टेस्ट जो है हम इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं
इलेक्ट्रिकली ये टेस्ट आप किस तरह से कर सकते हैं जी, आप जो है वो ईएमजी एक्टिविटी को चेक करते हैं। आपने मसल को कहा कि आपने पेशेंट को मसल कॉन्ट्रैक्ट करें पूरी तरह से, और आपने जो है वो उसके अंदर ईएमजी चेक की, तो आपको पता चला कि हाँ जी इसकी मसल की स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली ईएमजी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है, एमएमटी, मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू। मैनुअल मसल टेस्टिंग के होते हैं जी 5 ग्रेड, ये आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास जो है वो 0 से लेकर 5 तक यानी 6 ग्रेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले में कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही, फिर फ्लिकर हो रही है, ठीक है, यानी आपको जो है वो पैल्पिटेशन फील होगी। फिर उसके बाद वीक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, फिर हमारे पास फेयर है, उसके बाद हमारे पास क्या है, गुड है, और लास्टली आपके पास क्या है, नॉर्मल है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं एमएमटी के, तो ये हम आगे जाकर डिटेल पे पढ़ेंगे। उसके बाद है सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस से क्या मुराद है कि एक मसल, एक इंजरी हुई, उसके बाद वो जो है वो इमोबाइल रहा है, इमोबाइल होने की वजह से वहाँ पर एट्रॉफी भी हो सकती है पेशेंट को, तो आपने जो है वो दोनों मसल्स का जो है वो सर्कमफेरेंस चेक करना है। अब एट्रॉफी के अलावा वहाँ पर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी, वहाँ पर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, तो आपने उसके मसल के सर्कमफेरेंस को भी चेक करना है और उसको आपने कंपेयर करना है विद द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब, ठीक हो गया। ये बात आपने यहाँ पर जो है वो कर ली। उसके बाद अब वो कहते हैं कि ये किस तरह से करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इनएक्सटेंसिबल मटेरियल की टेप्स जो है वो मौजूद होती है, जिसके थ्रू आप जो है वो सर्कमफेरेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैटिक पावर टेस्ट। स्टैटिक पावर टेस्ट, स्टैटिक का नाम सुनते हुए आपके माइंड में पहली तो बात क्या आ जानी चाहिए, आइसोमेट्रिक आ जानी चाहिए, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज वगैरह आ जानी चाहिए। आपने मसल की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करानी है और फिर आपने चेक कर लेना है कि जी पेशेंट कितना ज़्यादा जो है उस कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो है वो पावर कितनी है। यानी अगर आपने पेशेंट को हाथ में पकड़ा दिया 50 जो है वो आईबीएस का वेट या 100 आईबीएस का वेट, तो आपने चेक कर लेना है कि उसकी एक्टिविटी इसमें क्या है, वो उसको लिफ्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये कितनी देर के लिए लिफ्ट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो आप उसमें चेक करेंगे, नथिंग इज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डायनेमिक पावर टेस्ट। डायनेमिक पावर टेस्ट में आपने जो है वो करना क्या है, आपने पेशेंट की चेक करनी है, हमारे पास ये बेसिकली आरएम चेक करनी है आपने, रेपिटेशन मैक्सिमम, ठीक है। अब रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होती है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आप रट लें, ये आप हर जगह ये डेफिनेशन पढ़ेंगे और आपको जो है वो वर्ड बाय वर्ड ये डेफिनेशन आनी चाहिए। वो कहता है द मैक्सिमम वेट, रेपिटेशन मैक्सिमम है ना, तो द मैक्सिमम वेट अ पर्सन कैन लिफ्ट, ठीक है, कितना ज़्यादा वेट वो लिफ्ट कर पा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहा है विदाउट पॉज, ठीक है, बगैर थके। एक पेशेंट कितने वेट को लिफ्ट करा के एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। और इसी तरह अगर एक वेट को लिफ्ट करते हुए बिना थके, बिना किसी पॉज के वो 10 जो है वो रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो दैट मीन्स ये 10 रेपिटेशन मैक्सिमम है। और रेपिटेशन मैक्सिमम हमारी मेजरमेंट होती है इस चीज़ की कि पेशेंट जो है उसको आपने कितने वेट को देकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करानी होती है। डी लॉर्मे के रिजीम में ये चीज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। इंड्योरेंस आपको पता होगा कि आप जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए लेस वेट पे, ठीक है, पेशेंट जो है वो कितनी रेपिटेशन परफॉर्म कर पा रहा है, लो लोड रिपीटेटिव एक्टिविटी को चेक कर हम इंड्योरेंस कराते हैं। तो आपने जो है वो पेशेंट का इंड्योरेंस टेस्ट भी जो है वो करना होता है। फिर स्पीड टेस्ट होता है। स्पीड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आप स्टॉप वॉच कर सकते हैं, यानी पेशेंट की मूवमेंट की वेलोसिटी क्या है, बहुत जर की मूवमेंट्स तो नहीं हो रही है, बहुत स्लो तो नहीं मूवमेंट कर रहा, नॉर्मल से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। कोऑर्डिनेशन का टेस्ट जो है वो उन पेशेंट में जाहिर आप करेंगे जिनको आप देखेंगे कि स्टेज में पेशेंट का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुआ है। कोऑर्डिनेशन के लिए हम नोज टू टिप टेस्ट करते हैं, बहुत कॉमन टेस्ट है। पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी टिप ऑफ द नोज को जो है वो चेक करें, वो नहीं कर पाता, या फिर हम लोग डिफरेंट जगह पर मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर आप चलें, इससे इस जगह पे आप पॉइंट रख के पेशेंट कर पाता है कि नहीं। यहाँ पर जो है वो हम कहते, या जो है वो उस पॉइंट, यहाँ पर अगर मैंने डॉट लगाया, मैं पेशेंट को कहूँगी आप यहाँ पर टच करें, पेशेंट नहीं कर रहा, पेशेंट ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहा है, दैट मीन्स उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेंसेशन का टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट है वो इसको फेल कर पा रहा है तो आप सेंसेशन का टेस्ट करेंगे। सेंसेशन के टेस्ट उसने तो सीधी सी बात लिख दिया, आप न्यूरो की बुक में पढ़ेंगे, लेकिन ये तो बड़े ही आसान है जी कि आपने जो है वो पेशेंट, जैसे अगर मैंने आइज़ की सेंसेशन चेक करनी है, पेशेंट की वीएन को चेक करना है, तो मैं उसकी आइज़ में लाइट मार दूंगी और अगर वो आइज़ ब्लिंक करेगा दैट मीन्स उसकी सेंसेशन नॉर्मल है। और मैं अगर हॉट ऑब्जेक्ट उसके हाथ पे लगा दूंगी, हम सारे टेस्ट ना मैनुअल में पढ़ते हैं, न्यूरो के सारे जब हम पढ़ेंगे न्यूरो एनाटमी में, तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत आती है, न्यूरोफिजियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके प्रैक्टिकल में हम ये करेंगे।
पेशेंट को कहते हैं होट ऑब्जेक्ट को टच करें, अगर उसने वो बहुत इमीडिएटली रिमूव कर लिया दैट मीन्स उसकी नॉर्मल है। पैरास्थीसिया वगैरह के लिए हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे। वाइटल कैपेसिटी बेसिकली पेशेंट की जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी है कि वो कितने टाइम में कितनी ऑक्सीजन, एक मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो कितनी ऑक्सीजन जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं दिस इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो फुली ब्रीथ करे, उसको ब्रीथ आउट करे, तो हम जो है उसको अटेस्ट कर लेते हैं उसकी क्यूब जो है वो स्पायरोमीटर के थ्रू। ये भी हम स्पायरोमीटर भी हम आगे जाकर बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है लेग डेस्पेरेंसी का टेस्ट। बेसिकली क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि डिस्क हर्निएशन हो गई है या कुछ भी वजह से जो है वो ब्लड सप्लाई उस एरिया पर जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो हम लेग जो है वो डेस्पेरेंसी का जो है वो टेस्ट करते हैं। अब वो टेस्ट हम किस तरह से करते हैं, या तो हम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर जो है वो लेटरल मेलियोलस तक चेक कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट मेजरिंग टेप और एनीथिंग जो भी इसके लिए इस्तेमाल होती है, या फिर जब हम ग्रेटर टू कैंटर से लेकर मीडियल मेलियोलस तक चेक कर सकते हैं। डिफरेंट वेज उसमें आपको बताया हुआ, या आगे जाकर प्रैक्टिकल्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस आपको नाम आना चाहिए। उसके बाद जी पेल्विक इंक्लाइनेशन के थ्रू आप जो है वो मैंने आपको पेल्विक टिल्ट के बारे में बहुत पढ़ाया था कि पेल्विक टिल्ट क्या होता है, तो उसकी असेस करने के लिए आप पेल्विक इंक्लाइनोमीटर भी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ लगाकर आपने इस्तेमाल करना है, तो हम कर सकते हैं। जब आपने असेसमेंट कर ली, जब आपने टेस्ट कर लिया, तो तीसरा स्टेप आपके पास क्या होगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाना। इस असेसमेंट की बेस पे आप ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। ट्रीटमेंट प्रोग्राम में वेरी फ्रॉम वन पेशेंट टू एन अदर। आपने हर पेशेंट के ऊपर सुटेबल टेक्निक अप्लाई करनी है विच इज़ जज्ड बाय द पेश थेरेपिस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं, तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ काइनेजोलॉजी हमने जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो